हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ कोमल और आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं, जिसका आज लास्ट टॉपिक और 2 टॉपिक मैक्सिमम होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, आज का फर्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। हमने अभी तक पढ़ा कि कोल्ड वॉर जो था वो यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक तरह का टेक्नोलॉजी, आइडियोलॉजिकल, मिलिट्री वॉर लाइक सिचुएशन थी। तो इंडिया जो था, अब हम स्टडी करेंगे कि कोल्ड वॉर में इंडिया का क्या रोल था और कोल्ड वॉर को इंडिया ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया था। जो इंडिया था, जैसे हमने डिस्कस किया था पहले भी, इंडिया जो था उसने दोनों में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया था और एक थर्ड ऑल्टरनेटिव लेकर आया इन द नेम ऑफ नाम, दैट इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इट स्टेड अवे फ्रॉम बोथ अलायंसेस। इंडिया जो था वो चाहता था क्या कि जो न्यूली डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज हैं उनके पास क्या होना चाहिए, कोई और ऑप्शन होना चाहिए जिसमें वो सिर्फ अपने बारे में सोच सके, अपनी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, ना कि कैसे हमें यूएस को ज्वाइन करना है या कैसे हमें यूएसएसआर को ज्वाइन करना है। तो जो नाम इंडिया ने डेवलप किया था उसने जो था वो इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहा इंडिया के लिए कि इंडिया जो था वो इंटरनेशनल लेवल पर भी डिसीजंस लेने के लिए रेडी रहा और वो हमेशा किसी भी इंटरेस्ट के बात में अपना इंटरफेरेंस नहीं करता था। जो बात इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट होती थी हमेशा वो वहां पर ही रोल प्ले किया करता था। जैसे अगर उसने कोरियंस में भी क्या किया, इंटरमीडिएशन का काम किया, तो कोरिया जो है हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में आता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं उसकी वॉर की, तो इंडिया जो था वो किसी भी कंट्री के साथ वॉर लाइक सिचुएशन में इंडल्ज नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर्स का मानना था कि हम अभी डीकॉलोनाइज हुए हैं या हम अभी क्या कर रखा है, हमने इतनी वायलेंस देखी है, तो उनके लिए क्या था, ये जो ऑप्शन था टू ज्वाइन ईदर ऑफ द टू ब्लॉक्स वाज नॉट देयर इन देयर लिस्ट। सेकेंड, जो इंडिया था, अगर उसको लगता था कि कोई भी एक सुपर पावर मुझे टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रही है, राइट, फॉर ग्रांटेड अगर उसको लेते हैं, तो इंडिया क्या करता था, उसी टाइम दूसरे पावर ब्लॉक के सपोर्ट में हो जाता था। जैसे अगर उसको लगता था कि यूएस है वो मेरा मिसयूज कर रहा है, तो वो यूएसएसआर को सपोर्ट करता था। तो इसी तरह से बैलेंस करना एक सुपर पावर को अगेंस्ट द अदर, वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, वो नाम की वजह से पॉसिबल हो पाया। बट कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, अगर उसके पॉजिटिव्स हैं तो उसके नेगेटिव्स भी हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ नॉन अलाइंड पॉलिसी। नंबर 1 पॉइंट सेज दैट जो नाम था उसका कोई प्रिंसिपल नहीं था, दैट वाज एन अनप्रिंसिपल्ड ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट। ये कहते हैं इंडिया जो था ना, वो कई बार क्या होता था, जैसे हम कहते हैं ना, एक शिफ्टिंग होता था, मतलब उसको खुद को नहीं पता उसको क्या चाहिए, तो अपना हमेशा बस कोई भी काम करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात लेकर आ जाता है और वो क्या करता है, किसी भी इंटरनेशनल इशू को सपोर्ट करने से बैकआउट कर जाता है। मतलब इंडिया जो था उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्म बेस नहीं था जिसके बेसिस पर वो क्या कर सकता था, इंटरनेशनल डिसीजंस को ले सकता था। सेकेंड, कॉन्ट्राडिक्टरी। अब इंडिया ने कहा था कि ना तो मैं यूएस को ज्वाइन करूंगा ना मैं यूएसएसआर को ज्वाइन करूंगा, बट इन 1971 इंडिया ने क्या किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी, किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। तो वर्ल्ड में ये मैसेज गया कि इंडिया जो है उसने इनडायरेक्टली रशिया को क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इंडिया ने इस चीज को क्या किया, नेग्लेक्ट की, मतलब उसने इस डिनाई कर दिया कि ऐसा मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। वाई? बिकॉज आपको बहुत अच्छे से पता है 1971 में हमारा वॉर हुआ था ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, जो पहले के टाइम में था,
उसमें जो 1971 में पाकिस्तान से सेपरेट होकर बांग्लादेश बना था, और जब वहां के माइग्रेंट्स इंडिया में आ रहे थे तो इंडिया को भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ गया। तो उस टाइम पर इंडिया ने कहा कि हमें मिलिट्री सपोर्ट और डिप्लोमेटिक सपोर्ट की जरूरत थी, एंड दैट इज व्हाई वी साइन द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद यूएसएसआर। सेकेंड थिंग कि इस ट्रीटी को साइन करने के बाद ये ट्रीटी हमें बाउंड नहीं कर देती दैट वट एवर रशिया विल डू वी विल सपोर्ट हिम ऑलवेज। अगर वो सही है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी और कंट्री के साथ भी अपने रिलेशंस अच्छे करने हैं या अगर हमें उनके साथ ट्रेड करना है तो ये ट्रीटी हमें क्या नहीं करती है, स्टॉप नहीं करती है। वी आर नॉट बाउंड बाय दिस ट्रीटी एनीवेयर। ओके, अब ये कहते हैं सिंस जो नाम था वो क्यों बना था, to stay away from either of the two power blocks. But in 1991 जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो कोई पावर ब्लॉक तो दो पावर ब्लॉक्स तो रहे नहीं, द वर्ल्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ यूनिपोलर सिस्टम। तो वहां पर नाम की रेलेवेंस क्या है, उसके बाद नाम की हमें जरूरत क्यों है, क्योंकि जिस पर्पस जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर नाम को फॉर्मुलेट किया गया था वो पर्पस या वो ऑब्जेक्टिव तो अब रहा ही नहीं। तो ये कहते हैं कि नो, इट इज स्टिल देयर। तो अब इसमें क्या था, जो नाम था, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी उनके लिए नाम जो था वो अपनी आइडेंटिटी को सेव करने का एक वे था। क्यों, अगर वो यूएस और यूएसएसआर को ज्वाइन करते तो उनको ऐसा लगता था कि हम क्या हो गए, कॉलोनी जो थे वहां से तो बच गए लेकिन एक अलग जगह पर आकर फिर से हम क्या हो चुके हैं, उनके अंडर हो चुके हैं। मतलब अभी भी हम क्या नहीं थे, इंडिपेंडेंट जो थे, इन ट्रू सेंस वी वर नॉट। तो इसीलिए उन लोगों को क्या लगता था कि हमें जो है वो नाम दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस। लेकिन जो सुपर पावर्स थी वो जो थी वो नाम को अपोज करती थी। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि जो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर इंटेग्रिटी दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, वो क्या करते थे, वो इनको इनडायरेक्टली अपोज करते थे। जैसे अगर आप देखो ना, किसी भी पावरफुल पर्सन है कोई, अगर उसकी हम बात मानने से मना कर देते हैं ना तो वो पर्सन उसको अपनी ईगो पर ले जाता है। द सेम केस वॉज देयर विद यूएस एंड यूएसएसआर एट दैट टाइम। उनको भी ये चीज क्या लगती थी, अपनी ईगो पर ले जाते थे वो। तो जो नाम था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इवन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर व्हेन द होल वर्ल्ड गॉट कन्वर्टेड इनटू अ यूनिपोलर सिस्टम। अब ये कहते हैं कि जो नाम है उसकी रेलेवेंस आप किस बेसिस पर जस्टिफाई कर सकते हो। लेट अस टॉक अबाउट द फ्यू पॉइंट्स। नंबर 1 पॉइंट सेज दैट जो इसके मेंबर्स थे वो क्या थे, उनके लिए नाम को फॉर्म करने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म था, दैट वाज देयर कॉमन हिस्ट्री। इट मींस दे ऑल वर डीकॉलोनाइज्ड कंट्रीज। मतलब वो सब क्या थे, किसी ना किसी कंट्री की कॉलोनी रहे थे। उन्होंने उस चीज को फेस किया था दैट व्हाट स्लेवरी एक्चुअली लाइक्स। ठीक है, वो स्लेव जो है, किसी का स्लेव बनना आपको ट्रू सेंस में कैसा लगता है। सिमिलरली उनके लिए क्या था, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था, क्या, अपनी कंट्रीज को इकोनॉमिकली डेवलप करना, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना। अगर आप यूएस या यूएसएसआर को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो हमने पढ़ा था ना उनके जो लोकल राइवल्स थे उनके बीच में ज्यादा वॉर हुआ करते थे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा मिलिट्री एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो यहां पर करना पड़ेगा। तो हम लोग अपनी कंट्री के वेलफेयर के बारे में कब सोचेंगे। तो अब ये कहते हैं सिंस जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो एक कॉमन हिस्ट्री और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर था एंड दे आर स्टिल बाउंड बाय दोज ऑब्जेक्टिव्स, तो नाम जो है वो अभी भी क्या है, वहां पर अपनी एग्जिस्टेंस रखता है। ओके, तो अब ये कहते हैं कि जो नाम है उसकी फॉर्मेशन की गई थी कुछ कोर वैल्यूज और कुछ आइडियाज को लेकर। जैसे कि जो ये कंट्रीज हैं ये आपस में क्या करेंगी, कोऑपरेट करेंगी एक दूसरे को लेकर। जैसे हमने पढ़ा था कि जो नाम है उसको फॉर्मुलेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू प्रिंसिपल्स।
ठीक है। उसमें से जो कुछ, वैसे तो टोटल 10 प्रिंसिपल्स थे, लेकिन जो 5 प्रिंसिपल्स थे विच वर फॉरवर्डेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो थे बेसिकली पंचशील एग्रीमेंट के प्रिंसिपल्स थे। यू नो वेरी वेल, तो पंचशील एग्रीमेंट है दैट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जिसमें ये था कि हम अपने एक कंट्री दूसरी कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी इसका ध्यान रखेगी, उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगी। तो ये कहते हैं जब नाम को फॉर्म करने का या उसको बनाने का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, दैट वाज नॉट एक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ पावर। आपको पावर एक्वायर नहीं करनी, रादर आपको कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ। तो नाम जो है उसके जाने का तो क्वेश्चन रेज ही नहीं होता। थर्ड पॉइंट सेज हिस्टोरिकल एफिलिएशन अमंग द कॉलोनाइज्ड कंट्रीज। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने ये चीज देख रखी थी कि किस तरह से जो कॉलोनियल पावर्स थी उनको एक्सप्लॉइट करती थी। तो ये कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं या लोगों के सामने लेकर आते हैं, तो हमारे को कोई भी क्या नहीं कर सकता, सप्रेस नहीं कर सकता। मींस किसी का ब्लाइंड फॉलोअर बनने से बेटर है कि हम क्या करें, अपने लिए एक नया रास्ता चुनें। वो जरूरी नहीं है कि अगर सभी एक रास्ते पर चल रहे हो तो वो रास्ता राइट हो। कहते हैं ना 100 लोग अगर किसी झूठ को सच बोल देते हैं तो वो सच नहीं हो जाता, वो झूठ ही रहता है। तो सेम चीज यहां पर भी है। एंड ऑल्सो जो नाम मेंबर्स कंट्रीज थी वो इंटरनेशनल सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे। डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या है कि वो क्या चाहते थे, वो भी कुछ तरह के राइट्स चाहते थे। वो चाहते थे कि जो हम वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर अगर पॉलिटिक्स, मिलिट्री या कुछ भी करते हैं तो दैट शुड बी डन एज पर सम रूल्स। जरूरी नहीं है कि यूएस कह रहा है तो हम उसको अपोज नहीं कर सकते, या वट एवर यूएस विल से वो सही होगा हमेशा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमें उसको डेमोक्रेटिकली चलाना था, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज हैं उसको हम क्या कर सके, कम कर सके। दैट इज वाई एलडीसीज कॉन्सेप्ट वाज फॉर्म्ड, और उसके ऊपर हमने क्या किया था, ज्यादा फोकस किया था कि इन कंट्रीज को किस तरह से डेवलप करके बाकी कंट्रीज के इक्वल लेकर आना है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में वर्ल्ड की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन्हीं कंट्रीज का होने वाला है। चाहे आप ट्रेड के फॉर्म में बात करो, चाहे आप पॉपुलेशन की फॉर्म में बात करो, चाहे आप जीडीपी की फॉर्म में बात करो। तो अब ये कहते हैं कि इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर वी कैन से दैट जो नाम है उसने अपनी रेलेवेंस जो है वो लूज नहीं की है। इट इज स्टिल रेलेवेंट इन द पोस्ट 1991 सिनेरियो व्हेन द यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 सेपरेट कंट्रीज। Okay, now let us do the last topic for this chapter, which is arms control treaties। जैसे हमने पढ़ा था ना कि यूएस और यूएसएसआर ये दोनों कंट्रीज चाहती थी कि हमारे बीच का जो कोल्ड वॉर है वो किसी भी तरह के हॉट वॉर में कन्वर्ट ना हो, या हम जो वेपन्स हैं उसको इनडेफिनिट नंबर्स तक क्या ना कर ले, इंक्रीज ना कर ले। उसके लिए उन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन करी थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज को अब हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ट्रीटी सेज द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, दैट इज LTBT। इस ट्रीटी का दूसरा नाम है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, दैट वाज साइंड बाय 3 कंट्रीज, यूएस, यूके एंड रशिया। कब साइन की गई थी? 1963 में। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, इस ट्रीटी ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। कहां कहां पर? आप एटमॉस्फेयर एयर में नहीं कर सकते हो, आउटर स्पेस में नहीं कर सकते हो, एंड अंडर वाटर में नहीं कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी अगर आप बात करो यहाँ पर ड्रॉबैक क्या रह गया, इसने अर्थ, लैंड, ये चीज को क्या नहीं किया, इसमें इंक्लूड नहीं किया, जिसकी वजह से कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपने टेस्ट जो है वो अंडरग्राउंड करने स्टार्ट करे। इवन इंडिया वाज इंक्लूडेड इन दैट अंडरग्राउंड टेस्ट जो हमने भी किया था 1998 में। सेकेंड ट्रीटी सेज NPT, दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट वाज साइंड ऑन 1 जुलाई 1968। पहले ये इनिशियली हमने क्या करी थी,
साइन करी थी मतलब इसको जब व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस 1970 से ये इंप्लीमेंट की गई थी आफ्टर द रेटिफिकेशन। इसको हमने स्टार्टिंग में 25 ईयर्स के लिए लगाया था और उसके बाद 1995 में जब हमने इसको रिव्यू करा तो हमने इसको क्या कह दिया, एक्सटेंड कर लिया इंडेफिनेटली। मतलब कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री क्या नहीं कर सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर नहीं कर सकती है। इसके बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। क्या ऑब्जेक्टिव थे कि अब जैसे सपोज यूएस है, यूएस ने क्या कर लिए, वेपन बना लिए। अब वो जो वेपन है न्यूक्लियर वेपन वो यूएस तक ही रहे, उसका जो स्प्रेड है वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज में ना हो, उसको रोका जाए। दूसरा, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, नॉट फॉर द मिलिट्री पर्पस। मतलब आप उसको वॉर के लिए एक्वायर नहीं करोगे, लेकिन अगर आपको क्या करना है, किसी भी पीसफुल पर्पस के लिए अगर आपको न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना है तो आप उसको कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली हमें क्या करना है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है। मतलब जितने भी तरह के न्यूक्लियर वेपन हैं हमारे पास, धीरे धीरे करके हमें सभी को क्या करना है, खत्म कर देना है। अब ये कहते हैं कि एनपीटी ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 तरह की कंट्रीज में। एक हो गई न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज, दैट इज NWC, और एक हो गई नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। इसमें से न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज वो कंट्रीज थी जिन्होंने क्या कर लिया, 1 जनवरी 1967 तक जिन्होंने मैन्युफैक्चर और एक्सप्लोड कर लिया न्यूक्लियर वेपन्स को, ओनली दे कुड एक्वायर और रिटेन देयर न्यूक्लियर वेपन्स। अदरवाइज इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं वो क्या करेंगी, वो इनको एक्वायर नहीं कर सकती, वो इनको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती, वो इनको एक्सप्लोड नहीं कर सकती हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया। वाई? बिकॉज उन्होंने कहा कि ये तो क्या कर रहे हो, आप हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बना लिए, अब आप चाहते हो कि हम हमेशा आपसे नीचे ही रहें, दैट इज वाई आप क्या कर रहे हो, हमें इसको बनाने से रोक रहे हो। तो उन कंट्रीज में कौन है, इंडिया। अगर इंडिया है तो पाकिस्तान तो हमारे पीछे पीछे आएगा ही आएगा। इसके अलावा इजराइल और साउथ सुडान। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया है जिसने इसको साइन किया था लेकिन इसने रेटिफाई नहीं किया, एंड आई थिंक 2011 में शायद इसने इससे विड्रॉ भी कर दिया। तो एट प्रेजेंट हाउ मेनी टोटल मेंबर्स ऑफ एनपीटी आर देयर, 190 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड वो कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज का स्टेटस मिला हुआ है, या इनको दूसरे नेम से क्या बुलाया जाता है, P5, दैट इज परमानेंट 5। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर वेपन को क्या कर लिया था, एक्सप्लोड कर लिया था। दोज 5 कंट्रीज आर US, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना। इंडिया जो है वो कर सकता था, लेकिन आपको पता है कि हमारे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे को एक साइंटिफिक डेवलप्ड कंट्रीज की फॉर्म में देखना चाहते थे, उनका ये सपना बीच में रह गया। उसके बाद जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी डेथ जो थी अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस हो गई। तो इंडिया जो था वो अपना ये ड्रीम पूरा नहीं कर पाया था। इसके अलावा हमारी एक ट्रीटी और है, that is a strategic arm limitation talks 1, that is SALT 1। इसमें क्या हुआ था, इसमें हमने ये टॉक स्टार्ट हुई थी जिसके अंडर हमने एक ट्रीटी साइन करी थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंड इंटरिम एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल ऑन लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव वेपन्स इन मई 1972। इसमें हमने क्या करना था, जो मिसाइल्स होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हम क्या करेंगे उसको, क्या एक जैसे कुछ उसको हम मतलब लॉन्च नहीं करेंगे, उसके साथ हम क्या नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे दूसरी कॉन्टिनेंट के साथ। इसके अलावा हमने क्या करा था, एक SALT 2 है, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक 2, जिसको हमने स्टार्ट किया था नवंबर 1972 में। और जो ये ट्रीटी साइन की गई थी, दैट वाज साइंड ऑन 18 जून 1979। इनके आपको वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कब साइन की गई थी, कब ये एग्जिस्टेंस में आई थी और कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। मेजर जो है वो ये 3 ट्रीटीज हैं आपकी।
इसके अलावा हमारी स्टार्ट 1 है, दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1, दैट वाज साइंड बाय यूएसएसआर प्रेसिडेंट मिखेल गॉर्बचेव एंड द यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश on the reduction and limitation of strategic offensive arm on July 1991. इसके अलावा हमारी strategic arm reduction treaty 2 also was there, लेकिन ये कभी भी existence में आई ही नहीं, though it was signed, लेकिन ये कभी भी क्या नहीं हुई, implement नहीं की गई. होप यू हैव एंजॉय टूडेज लेक्चर. आपको आज शायद सब कुछ समझ भी आ गया होगा. इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होते हैं, यू कैन स्टिल आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.